एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले, जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाला हूँ सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इतना पता है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मैच होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करना। और मैंने अकाउंटेंसी की कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रखी थी नोट्स के साथ, तो फिर उस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो फिर इसमें से एक भी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर रखा है और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो फिर हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज वीडियो जरूर कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आप इन सारे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वसूली खाता है यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमने डिसॉल्यूशन और पार्टनरशिप में पढ़ रखा है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। और ये कैसा अकाउंट होता है मैंने आपको बता रखा था, ये नॉमिनल अकाउंट होता है जहाँ पे हम एक्सपेंसेस, लॉसेज और गेंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फिर जब पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व किया जाता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये मैंने आपको इसके फीचर में बता रखा था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं एक्सपेंसेस और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड। तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्सपेंसेज और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज नॉन एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वसूली व्यय। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्स वाई और जेड 1:2, 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा? तो मैंने आपको सिंपली बता रखा था डेथ ऑफ पार्टनर के चैप्टर में कि अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो, और अगर बाकी के जो पार्टनर्स थे वो उसके शेयर को ये दिया हुआ नहीं है कि किस रेशियो में परचेज करते हैं, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। तो आप देख रहे हो जेड की मृत्यु होती है, जेड यानी कि जिसका शेयर था 1/6 का, तो फिर जो न्यू पार्टनर है उनका शेयर कितना होगा? उनका होगा 1/2, 1/3। अब आप इसके डिनोमिनेटर को अगर सेम करोगे तो आप देखोगे कि जो न्यू पार्टनर मतलब जो एक्स है उनका रेशियो क्या होगा? उनका हो जाएगा 3 और जो वाई है उनका क्या होगा शेयर? उनका हो जाएगा 2। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3:2। ठीक है, आपको सबसे पहले तो ये देख लेना है कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है तो उसके शेयर को आप हटा दोगे। तो मैंने हटा दिया 1/6 को, फिर मैंने ये देखा कि 1/2, 1/3 बच रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर को मैंने सेम करा, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू आई वो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन को मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है चैप्टर वाइज रिवीजन की वीडियो में, तो चैप्टर वाइज वीडियो जरूर कंप्लीट कर लेना, फिर इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है तो। फिर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो। तो इनमें से कौन से आइटम्स हैं जिन्हें हम करेंट रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम कंसिडर नहीं करते? आप देखोगे क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं जब हम करेंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात की गणना करते हैं तो। लेकिन फर्नीचर को तो हम इसमें कुछ कंसिडर करते ही नहीं है करेंट रेशियो में, ना ही वो करेंट एसेट है ना ही वो करेंट लायबिलिटी है, इस रीजन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है घिसावट या टूट फूट के कारण स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी कहलाती है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर इज टर्म्ड एज। तो ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है कि किसी भी मटेरियल की, किसी भी मशीन्स वगैरह की को हम बहुत बार यूज करते हैं तो फिर उसके कारण उसकी जो संपत्ति की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज ह्रास। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आदि कहलाता है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आप 2020, 21, 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस रीजन से ही मैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ जो कि बहुत बार रिपीट किए जा चुके हैं और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको बस अगर चाहते हो तो आप देख सकते हो कि हाँ पीवाईक्यू में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अदरवाइज इस सीरीज में कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूँगा एक बार में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉन एज सुपर प्रॉफिट दैट इज अधिलाभ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो लीगेसी को हम क्या मानते हैं, जो लीगेसी होती है, जो वसीयत होती है, वो हमारे लिए होती है कैपिटल रिसिप्ट, लाइबिलिटी आप कह सकते हो, ठीक है। और इस रीजन से इसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इनटू। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि मानकर चलो आप पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हो और आपको पता नहीं था कि कोई लायबिलिटी मेरे सर पर है और वो आपको अचानक से पता चले, तो वो आपके लिए क्या होगा, तो वो आपके लिए तो लॉस होगा, क्योंकि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, वो आपकी लायबिलिटी है, इस रीजन से आपको उसे पे करना पड़ेगा। इस रीजन से इट इज ए लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन रटना नहीं पड़ रहा, ठीक है। मैं हमेशा रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं खुद वैसा स्टूडेंट रहा हूँ जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखता हूँ और फिर ऑब्जेक्टिव को कुछ रटता ही नहीं हूँ, ऑब्जेक्टिव बस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आप भी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो चैप्टर वाइज वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, और इसके बाद आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। कितना इजी क्वेश्चन है। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ही तो हम ख्याति कहते हैं, उसे ही तो हम गुडविल कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नॉलेज, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या फॉर्मूला है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें सेल को माइनस करना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट से, और जब हम टोटल सेल को माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आ जाता है। आप खुद ही सोचो, टोटल सेल था उसे हमने माइनस कर दिया, अपने ग्रॉस प्रॉफिट से हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि बेचे गए माल की लागत पता चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने सेल से प्रॉफिट को तो माइनस ही कर दिया। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो मैंने आपको जब बताया था अकाउंटेंसी की स्ट्रेटजी की वीडियो में, तो मैंने आपको बोला था कि आप एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के हर एक साइड को देख लेना कि डेबिट साइड में किन किन आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में किन किन आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि आप एग्जाम में देखोगे तो लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे ही रहेंगे जिनमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ये आइटम हम रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये एक बार जरूर कर लेना एग्जाम में बैठने से पहले कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में हम किन किन आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उन एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें बेचना है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 12 है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी। तो फिर मानकर चलो कि आप पार्टनरशिप फर्म को खुद से चलाते हो, आपको पहले से पता नहीं था कि हमारी कोई एसेट है और अब आपको पता चला कि हमारी तो एक एसेट थी, तो वो आपके लिए क्या होगा, तो वो आपके लिए सिंपल सी बात है गेन होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेन टू एक्सिस्टिंग पार्टनर और वर्तमान साझेदारों को लाभ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में पूछा गया था और इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी में वर्तमान साझेदारों को लाभ ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के लिए साझेदार के आयरन पर ब्याज है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एजेंट। तो आप देखोगे कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग किसको कहते हैं, जो कोई पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकालता है, विड्रॉ करता है, उसे हम करते हैं ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो फिर फर्म के लिए तो ये इनकम होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्म के लिए पार्टनर्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना इनकम होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय ए क्लब इज शोन इन। तो ये तो मैंने आपको जब अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव को करवाया था तो भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्थिक चिट्ठा में एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। देखो एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है, जो कि जब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, यानी कि फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम इज।
तो हॉनरेरियम क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बता रखा है। जितने बच्चों ने वीडियो को कंप्लीट कर रखा है या जिन्हें भी पता है, सारे अभी के अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हॉनरेरियम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि ऑनरेरियम किसे कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ऑनरेरियम होता है वो एक एनपीओ के लिए एक्सपेंसेस होता है, वो व्यय होता है। यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सपेंस। देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं उन सभी एसेट्स के बुक वैल्यू को जिन्हें हमें सेल करना है, ठीक है। तो फिर उसे हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन सारे क्वेश्चन को करवाने का मेरा मकसद बस यही है कि आप एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को देख लो कि किसे हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिर देखो अब 80 नंबर क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 है, कैश एट कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड। तो ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल और कैश एट बैंक, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कैश या कैश इक्विवेलेंट कहलाते हैं, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। ओ यार कितना, मतलब ये सारे क्वेश्चन अगर एक बच्चे ने भी चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है तो वो इजीली आंसर कर देगा कि जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया जाता है बैंक या कैश अकाउंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एसेट्स की रिवैल्यूड फिगर को लिखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो फिर इस रीजन से ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नाममात्र खाता। मे बी आपको मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ नहीं रही होगी बिकॉज अभी सर्दी है, ठीक है। और फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी साउंड को जितनी हो सके उतनी क्लियर रखूं, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा। बट फिर भी जितने क्वेश्चंस हैं सारे को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ खास प्रॉब्लम इस बात से हो नहीं रहा होगा, ठीक है। फिर देखो अब 22 नंबर क्वेश्चन है, सैक्रिफाइस रेशियो हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है, या फिर आप ये कह लो कब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप देखोगे कि जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, ठीक है, जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन सभी को अपने शेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने शेयर के कुछ पार्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उस टाइम हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इस रीजन से क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष के दौरान लाभ था 20,000 का, वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि कितनी हुई 9,000 की, फिर देनदारों में कमी कितनी हुई 5,000 की। तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगी। तो आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट था 20,000 का, फिर स्टॉक में वृद्धि और कितनी की हो गई 9,000 की। फिर आप देख रहे हो डेप्टर्स में कमी आई 5,000 की, क्योंकि उन्होंने डेप्टर्स ने पे कर दिया। तो अब यानी कि टोटल हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 20,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 34,000। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 34,000 टोटल अमाउंट होगा जो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें मिला है। फिर देखो अब 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मस्ट बी शेयर्ड बाय। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मस्ट बी शेयर्ड बाय, यानी कि अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ और हानि को वहन किया जाता है। तब जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होने लगता है तो उस टाइम हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस लेकर आता है वो हम सारे पार्टनर्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो अब 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नकद राशि वर्तमान साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इन विच रेशियो द कैश ब्राउट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड। तो फिर जो गुडविल की राशि लाई जाती है न्यू पार्टनर्स के द्वारा, उन्हें जितने भी
पुराने पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो ग्रहण करते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जिस रेशियो को उन्होंने त्याग दिया न्यू पार्टनर के एडमिट होने के टाइम उन्हें प्रॉफिट में उन्हें शेयर देने के लिए, तो उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो गुडविल की राशि को ग्रहण करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्याग अनुपात में। ठीक है, किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा आइटम हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट को हम भला ट्रांसफ़र क्यों ही करेंगे जब हम कैश अकाउंट को प्रिपेयर करते ही करते हैं। तो इसके अलावा रिजर्व फंड, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट को भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। इनमें से किसी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। फिर देखो अब 27 नंबर क्वेश्चन है, ML&A आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:4:3. They have taken a joint life policy of 96,000. A dies. What is the share of A in the JLP amount? तो आप देख रहे हो टोटल जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट था वो था 96,000, और इन दिनों का PSR था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 9:4:3 का। तो फिर आपको ये कहा जा रहा है कि जो ए है उसकी मृत्यु हो गई, तो ए की जो शेयर है उस मतलब कितनी JLP अमाउंट की कितनी शेयर उन्हें मिलेगी। तो आप देख रहे हो कितनी राशि ए को मिलेगी, ये हम कैलकुलेट करने वाले। तो सिंपली आप ये मान लो कि 96,000 टोटल हमारा प्रॉफिट है, और आपको कैलकुलेट करना है कि ए को कितना मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे 9:4:3 है, तो डिनोमिनेटर होगा टोटल 16 और न्यूमरेटर होगा 3/16। अगर हम ए के शेयर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 3/16 मल्टीप्लाइड बाई 96,000। तो 96,000 कट हो जाएगा 16 से, कितने टाइम में? 6 टाइम में। अब 6 × 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 18, यानी कि 18,000। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 18,000 जो राशि है वो ए को मिलेगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो कि टोटल 96,000 का था उसका 18,000 रुपये मिलेंगे ए को। ठीक है, फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। तो जब शेयर को इश्यू किया जाता है तो जो प्रीमियम की राशि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, एक मिनट, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन को कहा जाता है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड, तो हाँ उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गेन, यानी कि वो भी हमारे लिए पूंजीगत लाभ होते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज। तो ये मैंने आपको बता रखा है शेयर के कंप्लीट चैप्टर में कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अ कंपनी कैन इश्यू। तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को निर्गमित कर सकती है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए और बी दोनों। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर री इश्यू इज ट्रांसफर टू। तो जब अंश खाते का शेष अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो फिर जब हम शेयर को रीइश्यू करते हैं तो फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के जितने भी बैलेंस होते हैं उन्हें हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 32 नंबर क्वेश्चन है, डिवेंचर होल्डर रिसीव। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उन सभी को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारियों को कंपनी का कहा जाता है। तो जितने भी डिवेंचर होल्डर होते हैं उन्हें कंपनी का क्रेडिटर्स कहा जाता है, और सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, और वो क्वेश्चन ये है कि शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड डैश ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहता कि शेयर होल्डर्स आर नॉन एज, तो उसका आंसर होता ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर देखो अब 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका F अपनाई गई है तो अग्रिम दत्त राशि पर कंपनी द्वारा प्रति वर्ष अधिक से अधिक कितना ब्याज चुकाया जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा? तो टेबल F के अकॉर्डिंग 12% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत प्रीमियम पर जारी करती है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अंतर्गत एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है? तो आपको पता है पर और प्रीमियम इन दोनों पर एक कंपनी अपने शेयर को इशू करती है। तो प्रीमियम पर जो कंपनी है वो सेक्शन किस सेक्शन के तहत इशू करती है? तो सेक्शन 52 के तहत
एक कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करती है, यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 36 नंबर क्वेश्चन है, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पर वैल्यू और प्रीमियम इन दोनों पर शेयर इशू किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट पर शेयर को इशू नहीं किया जाता, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 37 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर्स में बी इश्यूड। तो डिबेंचर्स को हम पर पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट इन तीनों पे इश्यू कर सकते हैं, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल एंड प्रोविजन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन इन तीनों से। फिर देखो अब 39 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो कुछ घटित हुआ था उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये होते हैं रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ये होते हैं अभिलिखित तथ्य, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात में सुधार लाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द करेंट रेशियो। तो क्योंकि यहाँ पे करेंट रेशियो की बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनदारों को भुगतान, दैट इज पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स क्रेडिट रेशियो ट्रांजेक्शन्स को इम्प्रूव करेगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 42 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर्स इज द पार्ट ऑफ। तो डिबेंचर्स हम इसलिए इशू ही कर दें ताकि हमें पैसे मिल सके, उधार मिल सके लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ही पार्ट होता है। फिर देखो अब 43 नंबर क्वेश्चन है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नॉन एज। तो ये भी मैंने आपको चैप्टर वाइज वीडियो में बता रखा था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नॉन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 44 है, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट इज। तो अगर हम डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, अगर हम डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो वो तो हमारे लिए लॉस होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट इज कैपिटल लॉस, वो हमारे लिए पूंजीगत हानि होगा। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 45 है, डेब्टर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने कंप्लीट आपको शो कर रखा था चैप्टर में। तो डेब्टर टर्नओवर रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो नेट क्रेडिट सेल को डिवाइड करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार एटलीस्ट एक बार जितनी जल्दी हो सके 2x2 के स्पीड में देखना है देख लो, लेकिन एक बार चैप्टर वाइज रिविजन कर लो, फिर आपके सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे, सब्जेक्टिव सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। तो आप देखोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम किन किन चीज़ों को क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, इन तीनों को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी को। अब देखो 47 नंबर क्वेश्चन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो ही होता है, यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऋण क्षमता अनुपात शोधन क्षमता अनुपात होता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू। तो आप यहाँ पे जितने भी फार्मूला को देखोगे वो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला नहीं है, ठीक है, और मैंने आपको रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में हर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला करवा रखा है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देखोगे रिपेमेंट ऑफ लोन्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन सभी में हमारा कैश आउटफ्लो होता है, लेकिन जब हम शेयर को इशू करते हैं तो कैश हमें मिलता है, यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इशू ऑफ शेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, XYZ 3:4:3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। Y अवकाश ग्रहण करता है और XMZ अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। XMZ का नया अनुपात क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:4:3, Y रिटायर कर रहा है तो X और Z का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:3 का, और क्योंकि अब उन्होंने Y की शेयर से
इक्वल प्रॉफिट लिया तो अब भी उनका जो प्रॉफिट सिंक रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो क्योंकि पहले 3:3 था और अब देखो 1:1 उनका प्रॉफिट सिंक रेशियो हो जाएगा, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1:1। तो इस वीडियो में हमने अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में कमेंट करना, और आपने 50 में से टोटल कितने क्वेश्चंस को सही किए इसका कमेंट जरूर से जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट आउट।